आपने एक बात की थी, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सिंगल बास्केट। तो वॉरेन बफेट का भी जिक्र आपने कर ही दिया है, तो मैं भी कुछ देखता रहता हूँ, तो वहां पे भी मेरे को समझ में आया कि वॉरेन बफेट ने भी अपना कुछ लगभग साल होने को आया अपनी इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा निकाल के रखी है। और कुछ वर्ल्ड वार के सिनेरियो, कुछ आज वेनेजुएला का जो ऑयल पकड़ लिया है यूएसए ने, उसकी कहानियां, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये सब गड़बड़ी के अंदर मार्केट में तो असर जरूर पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या सही टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का, या किन चीजों का हम ध्यान रखें, या किस तरीके से इस मार्केट के इस घमासान युद्ध को कैसे देख सकते हैं? इंडियन मार्केट्स मैं नहीं कहूंगा कि इंसुलेटेड हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो कभी भी नहीं रहती। बट इंडियन मार्केट्स के अंदर एक रेजिलियंस इस चीज की है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट कम है। हमारा एक्सपोर्ट कम है, हमारा इंपोर्ट है। इंपोर्ट बेसिकली क्रूड का ही है। तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, यही हमको बचाता भी है। ये हमारा ड्रॉबैक भी है, जिसके कारण रुपए का रेट इतना खराब है डॉलर के अगेंस्ट, बट यही हमको बचाता भी है। मार्केट्स इंटरनेशनली जो है इस वक्त हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी, इंटरनेशनल भी अभी ओवर प्राइस के अराउंड है। मार्केट काफी महंगी है, सस्ती नहीं है। बिकॉज आप, मैं कह रहा हूँ 26,000 को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सस्ता नहीं है। लेकिन आपकी अगर स्टॉक पिकिंग अच्छी है तो हमेशा मार्केट में हमेशा आपको रिटर्न मिलती ही रहेगी। आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रोथ हमेशा, हर मार्केट में ग्रोथ, कई कंपनी की ग्रोथ होती है। इन जनरल मार्केट अगर ना भी चले तब भी कंपनी चलेगी। अब रहा सवाल के यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब यूएसए के अंदर उनका खुद का जो नेशनल डेट है वो $38 ट्रिलियन का है। ओह माय गॉड, $38 ट्रिलियन। तो आप पहले कैलकुलेट करने के लिए तो नंबर ही खत्म हो जाएगा कैलकुलेट के। तो इतना मोटा डेट है उनके पास। तो अब इसके लिए वो चाहते हैं अब कि मार्केट से नीचे आए। दे वांट द मार्केट्स टू फॉल, क्योंकि उनको डेट सर्विस करना है। डेट सर्विस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा उधार लिया हुआ है। जैसे हमारे में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उन्होंने मार्केट से पैसा उधार लिया हुआ है। अब उनको वापस सर्विस करना है, या तो उनको वापस करना पड़ेगा पैसा जिनसे पैसा लिया है, नहीं तो वो क्या करें, टोपी घुमाएंगे। नया इन्वेस्टर आएगा, नए बॉन्ड्स खरीदेगा, पुराने इन्वेस्टर को बॉन्ड्स के पैसे दे दी जाएंगे, जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड करती हैं। देश कोई भी हो, गवर्नमेंट को पैसा वापस देती नहीं है, मेरे को नहीं लगता। हाँ, ये बात आपकी सही है कि आपने छोटा सा बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाले आपकी जान खा जाएंगे कि वैसे आपने 5 लाख का लोन दिया, वापस कीजिए। सरकार को कौन पूछेगा। सही बात। वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस तो काफी, वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लड़ाइयां पिछले 1-2 साल में, चाहे यूक्रेन युद्ध हो या अभी इजराइल का हुआ था, उससे पहले ईरान के साथ हुआ था, तो ये दुनिया में काफी दिनों से छोटी चल रहा है। और ये छोटा मेरे हिसाब से चलता रहेगा दुनिया भर में। अच्छा। जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड की, अमेरिका और रशिया, चाइना, ये आपस में कभी सीधे टकराव में नहीं आएंगी। तो भारत जो शांति का दूत बनना फिर रहा है, क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा इसमें? इसका एक ड्रॉबैक भी है और एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल जगह जहां पे इंडिया सिचुएटेड है, दोनों साइड पे आपको पता है हमारे नेबर्स कैसे चल रहे हैं, पड़ोसी बहुत बढ़िया है। तो हिंदुस्तान को अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक ही अप्रोच इंडिया की काम किया है और आगे भी वही चलेगी। छोटे देश आपस में लड़ते रहेंगे और इसका असर ज्यादा मार्केट में पड़ेगा नहीं। हाँ, बड़े देश आपस में, अमेरिका और रशिया या चाइना आपस में लड़ पड़े, फिर वर्ल्ड वॉर बनता है, नहीं तो इस तरह से सिचुएशन लगती नहीं है। छोटे देश आपस में करते रहेंगे। मुझे भी नहीं लगता अभी ये बड़े देशों का आपस में लड़ाई का कोई सीन है शायद। देखिए, आज की डेट में सारा जो दारोमदार है वो अभी डॉलर डोमिनेंस पे है और कुछ नहीं। अमेरिका चाहता है कि मेरी डॉलर की डोमिनेंस बनी रहे। दुनिया का रिजर्व करेंसी अभी डॉलर है और वो चाहता है कि भी डॉलर की ही रिजर्व करेंसी बने रहे, तभी उसकी प्रभुता दुनिया भर में छाई रहेगी। जो भी आजकल ये चल रहा है, रशिया का टैंकर अभी आज की न्यूज में है, उन्होंने टेक ओवर किया है, या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, मडोरो को उन्होंने उठा लिया वहां से। ये सब चीजें ऑयल से रिलेटेड है। वो चाहते हैं कि ऑयल, वेनेजुएला को ऑयल हमें मिल जाए, हम उसको रिफाइन करेंगे, हमारी रिफाइनरी उनका स्टेटमेंट भी आ जाएगी और फिर हम उसको बेचेंगे। तो सारी प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि डॉलर की डोमिनेंस बनी रहे। और बाकी चाइना वगैरह ये चाहते हैं कि हमारी गोल्ड को रिजर्व करेंसी बनाया जाए। तो ये आपस में लड़ाई चल रही है और इन दोनों की लड़ाई में छोटे देश पिसते रहेंगे। पहले भी पिसे हैं, आज भी पिसेंगे। इसका मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर मुझे लगता नहीं। शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आ सकती है मार्केट्स के अंदर,
जो भी ओवर प्राइस स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया था, पी का बताया था, तो इस कंपनी की पी बहुत कम है और किसी की पी बहुत ज्यादा है। कई आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनकी पी 200 है। इसका मतलब है वो कंपनी अपनी जितनी वैल्यू उससे 200 टाइम्स महंगी चल रही है, उतना उसकी वैल्यू नहीं बनती, तो सबसे पहले वही शेयर टूटते हैं और उसी में लोग फंसते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, इन्वेस्टिंग जो करनी है वो आपको सोच समझ के करनी है। ने स्टॉक पिकिंग की बात की थी, तो कुछ ऐसी साइट्स भी बता दीजिए जहां पे हम शेयर्स को, कंपनी जो भी हम स्टॉक पिक करते हैं उसको थोड़ा एनालाइज कर सके, बैकग्राउंड क्या है, इससे हम थोड़ा सा मरने से बच जाएं। ऐसे होता है कि मैंने आज से करीबन 35 साल पहले टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया था, जहां से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। उसमें हमारे जो टीचर थे उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई थी। कहते जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ द कंपनी। और अगर आप रेट किसी कंपनी का उसको कोई वैल्यूएशन दे रहे हो, इसका मतलब उसकी फंडामेंटल ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, इसका मतलब आप फंडामेंटल एनालिसिस उसका पार्ट बन चुका हुआ है। तो क्या होता है, आप तरीका यही होता है, आप स्टॉक पिकिंग की बात कर रहे हैं, आप जैसे आप स्क्रीनर पे गए, आपने वहां पर स्टॉक पिकिंग की, आपको समझ आ गया। अगर आप सीधा मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं लगा रहे, आपने 5, 6, 10 स्टॉक आपने निकाल लिए, फिर आप उनकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए जाइए। उसके लिए बहुत सारी साइट है, investing.com है, वहां जा सकते हो, ट्रेडिंग व्यू है, उस पर जा सकते हो। उसके अंदर मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत एक खुद से अलग सी चीज है, खुद का बहुत लंबा कोर्स है, खुद की अलग से अलग ब्रांच है। लेकिन आप जब मार्केट में लगाओगे तो आपको आइडिया मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, ये स्टॉक अगर ओवर प्राइस भी है तो ये अगर नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है, फिर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए बैठ। उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसके अंदर, कि आपको पता लग जाएगा हाँ ये स्टॉक ओवर प्राइस है, तो कहां तक नीचे आएगा तो मैं वहां पर बाइंग करूंगा, वहां तक लिए पैसे को सिक्योर रखिए। कभी भी हाई पी स्टॉक के अंदर नहीं फंसिए। अब हाई पी स्टॉक है तो आप उसकी टेक्निकल एनालिसिस पूरे आराम से अच्छे से कीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए कि हाँ इतनी वैल्यू आगे बनती है कि नहीं बनती है। एक बहुत अच्छे एनालिस्ट थे मार्केट के, अभी भी हैं क्या, देखिए मार्केट में एक्टिव नहीं है, उन्होंने कहा था बड़ा प्यारा इंग्लिश में प्रभाव बताया, कहता मार्केट्स बिहेव इरैशनली फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट यू आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट थिंग इज द ओनली थिंग इज रैशनल। आप किसी स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन दे रहे हो, इतने लंबे टाइम तक ओवर वैल्यूएशन देते रहते हो कि आपको लगता है ये इसके सही प्राइस है, कि सही प्राइस नहीं होता। या कई स्टॉक आप अंडर वैल्यू कर देते हो, उसकी एज्यूम करो उसकी वैल्यू 300 रुपए होनी चाहिए, उसको रेट आपने 100 रुपए रखा हुआ है, उस बढ़ेगा ही नहीं। फिर आपको एक पॉइंट पर लगेगा नहीं यार इसकी 100 ही वैल्यू है, लेकिन आप फिर उसमें से निकल जाओगे, वो अपनी फेयर वैल्यू पे वापस आ जाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल रिलायंस का दे रहा था। रिलायंस एक पॉइंट पे हिस्ट्री में ऐसा एक पॉइंट था कि रिलायंस का स्टॉक 5-6 साल तक बहुत नैरो रेंज में चलता रहा और उसकी वैल्यूएशन इतनी नहीं बनती थी, लेकिन मार्केट उसको यही वैल्यूएशन दे रही थी। बहुत सारे लोगों ने तब रिलायंस का स्टॉक निकाल के किसी और में इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैड सोल्ड देयर शेयर्स इन रिलायंस, कि ठीक है चल तो रहा नहीं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल चलता ही नहीं शेयर, तो इसमें क्या फायदा लगाने का, हम किसी और में लगाते हैं जिसमें पैसा है। अब वो लेकिन जब चला तब तो वो वहां से कितने गुना बढ़ चुका है, उसके बाद कभी नीचे ही नहीं आया। तो वही मैं कह रहा था कि इतनी देर तक उसको अंडर वैल्यू रखा स्टॉक को कि सबके होल्डिंग निकलवा ली। तो इस तरह से मार्केट कई अच्छे स्टॉक्स आज की डेट में भी हैं जो अंडर ओन्ड भी हैं और अंडर वैल्यू भी हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज है लेकिन वो चल नहीं रहे। वो हमेशा मार्केट में आपको ऐसी चीज मिलती रहेगी, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, आपको ये कौन सा स्टॉक अच्छा है। बहुत सारे आजकल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हो, स्क्रीनर के ऊपर डाल के देखो कि हाँ ये चीज डाल दो तो आपको स्टॉक पिकिंग आपके मतलब की आ जाएगी जो आपको चाहिए। आप इन्वेस्टिंग हमेशा जब भी करो स्टॉक को एकदम अच्छे से एनालाइज करके करो, टिप्पे करनी करनी है। अगर इतनी टेक्निकल नॉलेज है शेयर मार्केट के अंदर और ये हर बंदा अगर खुद करने बैठे तो वो तो शायद कर ही ना पाए। तो अगर ये स्पून फीडिंग तो नहीं मैं कहूंगा, बट मेजर जानकारी या ऐसी सारी स्टडी करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं और अगर आपसे हमें फायदा लेना हो तो ऐसा कुछ रास्ता हमें दीजिए कि ये कम्युनिटी आप तक पहुंच पाए और वो बेनिफिट हमें मिले। पंकज, मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करूंगा, उसपे लर्निंग बेस पे आपके जो भी पॉडकास्ट सुनने वाले लिसनर्स हैं वो लर्निंग बेस के लिए आप क्या समझना चाहते हैं मार्केट के बारे में, किस तरह से करना है, वहां पे उनको हेल्प कर सकता हूँ। वो आपको मैं दे दूंगा, आप लिंक शेयर कर देना। जो आपके फॉलोअर्स हैं, लिसनर्स हैं, फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं, उनको उससे बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बहुत मुबारक हो। और संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ऑडियंस के लिए आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और लर्निंग बेसिस पे आप वहां पे सीख सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो और इन्वेस्टर बन के अपना पैसा भी ग्रो कर सकते हो और अपने आप को आने वाले टाइम पे और स्टेबल कर सकते हो। तो ये भी आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिलता नजर आता हुआ, जिसके अंदर आपको शेयर मार्केट की दुनिया से डायरेक्ट बेनिफिट, जहाँ पे आपकी रीच नहीं है
वहां पे आपको एक लिंक दिया जाएगा जहां पे आप रीच कर सकते हैं और लर्निंग बेसिस पे अपनी जानकारी को और ग्रो भी कर सकते हैं। सर जी, अगर समराइज करें तो लोग जो 1-2 साल में रातों रात सोचते हैं, अगर उसको हम जनरेशनल सोचें कि आज ऐसे अगर 20-25 साल का बंदा जिसने कमाना शुरू कर दिया, अगर वो आज से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दे, तो 40 साल की 15 साल की अगर सोच रखे वो बंदा, तो शायद वो बड़े आराम से मिलियनर बन सकता है उस टाइम पे। मार्केट जो है, अगर आप, मैंने पहले भी बताया, आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो। अब यहाँ पर डिसिप्लिन ट्रेडिंग बहुत बड़ा वर्ड है और उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो और अपनी रिटर्न्स हैं जो आप मार्केट से सोचो रियलिस्टिक रखते हो, अननेचुरल नहीं रखनी है आपने, बिकॉज कई स्टॉक्स ज्यादा भी बढ़ते हैं, कोई कम भी बढ़ते हैं। आप रियलिस्टिक रखते हो तो इस मार्केट से आप अराउंड 15 से 20% आराम से निकाल सकते हो, जो म्यूचुअल फंड भी, कई म्यूचुअल फंड भी देते हैं। आप जब खुद की एक्सपर्टीज हो जाएगी तो आप ज्यादा भी निकाल लो, लेकिन आप 15% भी निकाल लेते हो, चाहे एसआईपी के थ्रू निकालते हो, म्यूचुअल फंड में या खुद की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दैट इज बीटिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है इंडिया में 6-7% के अराउंड है अप्रोक्सीमेटली। रियल टाइम इन्फ्लेशन कोई लोग उससे ज्यादा माने, बट जो गवर्नमेंट की फिगर्स है उससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तो इसका मतलब आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हो, जितनी इन्फ्लेशन है उतना ही आपका पैसा ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब रियल मनी आपका ग्रो नहीं कर रहा। आप पैसा तो नेट में नहीं कमा रहे ना, इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है। और आज की डेट में डेट में आप जाओगे तो डेट के अंदर सिर्फ पीपीएफ है जो अच्छी रिटर्न देता है, टैक्स फ्री है। अब तो क्या टैक्स फ्री के बेनिफिट भी खत्म हो गए हैं न्यू इनकम टैक्स रेजिम में, लेकिन फिर भी वो 8% के अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपकी रिटर्न है। बाकी और फिर कॉर्पोरेट डेट में जाते हो, फिर वो डेट में चला जाता है। अच्छा कॉर्पोरेट डेट होगा वो कम रिटर्न देगा आपको, और जो ट्रिपल ए रेटेड कंपनी से नीचे कंपनीज होगी वो थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न देगी, लेकिन उस पर रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन डेट की रिटर्न तब भी मार्केट से बराबर नहीं आ सकती। तो अगर आपके पास मार्केट के अंदर मैं 12 से, मैं और भी कम कर रहा हूँ, 12 से 20% भी आप ग्रोथ कर लेते हैं तो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और अगर फुल टाइम शेयर मार्केट को अपनाना है और हर महीने इनकम निकालनी है, तो उस बंदे के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर किसी ने इसको रोजी रोटी का साधन ही बनाना है, आप खुद की ट्रेडिंग करके करना चाहते हो, तो उसके लिए तो एक अलग से वर्कशॉप आपके साथ बैठ के करना पड़ेगा। वो टोटली अलग तरीका है काम करने का। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग करके करना चाहते हैं तो फिर आपका कॉर्पस काफी अच्छा बड़ा होना चाहिए। आप सोचो मैं लाख रुपए या 1.5 लाख करके कमा के 2 लाख लगा के मैं रेगुलर इनकम निकाल सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपके 10% ग्रो भी हो गया, आपका 10 लाख भी लगाया है, आपके एक साल में 15% भी ग्रो हो गया, आपको 1.5 लाख ही तो मिला। वो 1.5 लाख आपने 1.5 लाख तो महीने का कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे घर की रोजी रोटी तो नहीं चलने वाली। इसको एज अ साइड इनकम आप बना सकते हैं। या तो आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप इसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। वो तो उसके लिए तो डिसिप्लिन का लेवल अलग ही लेवल का होता है, और जिसको नहीं डिसिप्लिन कर सकता उसको ट्रेडिंग में कभी भी नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिंग तो उसके लिए सुसाइड है। तो इसलिए बोलते हैं कि शायद 90% लोग पैसा गवा के बाहर निकलते हैं। जो पैसा गवा के निकालते हैं, जो सेबी के फिगर्स भी आपने देखा होगा, आते हैं कि कुछ परसेंट ही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सब नुकसान दे रहे हैं। वो यही रीजन है कि वो सारे के सारे स्पेकुलेशन में है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो चाहे फ्यूचर में कर रहे हैं। अपनी जितनी हैसियत है, हैसियत इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट जितनी उसको पैसे गंवाने की ताकत है, पॉकेट साइज की बात करें, उससे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। वहां पर डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन स्टॉप लॉसेस से आता है। तो वो ट्रेडिंग जो करते हैं, अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो कमा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कई साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पहले आप अच्छा इन्वेस्टर बनिए, जब इन्वेस्टर बन के आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब ट्रेडिंग के बारे में सोचिए, अभी ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉर्पस की बात की। और फुल टाइम अगर इसको करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो वाला पॉडकास्ट जिसके अंदर हम और टेक्निकल जानकारी चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताते हो, तभी भी मैं शायद इनसे दोबारा वो अपॉइंटमेंट लूंगा जिसके अंदर वो हम टेक्निकल जानकारी लेंगे। दीप जी, जाते जाते एक शॉर्ट टर्म टिप और एक लॉन्ग टर्म टिप, जिससे ऑडियंस को मनोबल बन जाए जरा। मैंने पहले ही जैसे बताया था आपके पॉडकास्ट पे, पंकज जी, के मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। आप जब भी शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो आप अल्टीमेटली उसमें स्पेकुलेशन ऐड करेंगे, बिकॉज आपको रिटर्न निकालनी है, आपको स्पेकुलेशन ऐड करनी पड़ेगी। जहां स्पेकुलेशन आई वहां पर सिर्फ ब्रोकर का फायदा कि वही कमीशन कमाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार आ जाएंगे, 2 बार, दूसरी बार चले भी जाएंगे। आपने आज 100 रुपए कमाए तो कल आपके 200 भी जा भी सकते हैं उसके अंदर, और आपने पैसा भी बार बार उसको रिपीट किया तो अल्टीमेटली तो कमीशन ब्रोकर की बनी, वो तो कमाएगा। उसने तो आपके चाहे आपको प्रॉफिट और लॉस उसने तो कमाना ही कमाना। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको पैसा रख के, जैसे मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग कही, आपको पैसे को इन्वेस्ट करके रोक के रखना पड़ेगा,
और जब उसमें ग्रोथ आई, जब आपका टारगेट अचीव हुआ कि भाई इतने पैसे, इतने परसेंट या इतने पैसे इस स्टॉक में रखने हैं, रियलिस्टिक रहेगा, तब उसे बेचो। तो ऐसे आप सिचुएशन आ जाएगी थोड़े सालों में, जब आप 1 साल 2 साल करोगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपका शॉर्ट टर्म, आपको लगेगा शॉर्ट टर्म पैसा आ रहा है, जबकि वो हो रहा है लॉन्ग टर्म में हो रहा था। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि कई बार आप स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, आज एज्यूम करो आप 8 जनवरी, आपने 8 जनवरी को अपने स्टॉक में पैसा लगा दिया, हो सकता है 13 तारीख को उसका रेट 25% बढ़ जाए, यू नेवर नो। यह हो सकता है 2 महीने बाद क्या बढ़े, यह हो सकता है 6 महीने तक ना बढ़े। वो तो आपके ऊपर है कि आपने स्टॉक पिकिंग की है। अच्छी स्टॉक पिकिंग करने के बाद भी कोई स्टॉक्स नहीं चलते, जल्दी चल गया तो आपको लगेगा मेरा शॉर्ट टर्म आ गया, लेकिन आपने सोच के यही करना है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। सोच में 1-2 साल 4 साल 5 साल का गैप लेके चले और डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो आप बोल रहे हो, हर मंथ अगर इन्वेस्ट करते जाएं और कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी आपने जैसे जिक्र किया, तो बंदा घर लेके ही आएगा। आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं तो हमेशा लेके आएंगे, क्योंकि ये मार्केट जो है, द मार्केट्स, जब हम टेक्निकल एनालिसिस के थे उसमें वर्ड यूज किया था, द मार्केट्स आर इन अ पेरेनियल बुल रन। पेरेनियल बुल रन का मतलब है कि हमेशा तेज होती है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल साइड पे नहीं जा रहा। वो टेक्निकल चार्ट के लिए मुझे पूरा आपको फ्लो चार्ट और पीछे बनाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम वो आपने कमेंट करके बताना है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, वो वाला भी पॉडकास्ट हम शूट करके आप तक वो जानकारी हम देंगे लास्ट में। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ले लिया है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, भूलेगा नहीं। मार्केट्स हमेशा तेजी में रहती हैं, बट ये आप सोचो कि हमेशा बुल रन रहेगा। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। आज निफ्टी की बात करें, आज 26,000 चल रहा है, 26,000 का नीचे भी आ सकता है, मना नहीं कर रहा। 26,000 को हो सकता है 25,000 आ जाए, 24,000 आ जाए, 22,000, यू नेवर नो। मार्केट को 26,000 का जीरो नहीं आएगा। अगर बढ़ेगा तो 26,000 से ऊपर जाने की लिमिट नहीं है इसके पास। 30,000 हो जाए, 50,000, कुछ भी हो सकता है। और आप ट्रैक रिकॉर्ड लेके चलिए, जब से निफ्टी लॉन्च हुआ है, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा लोग काम करते हैं, और आज की डेट में ये हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता रहा है। करेक्शन आई है पीछे में, जब लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, ये कोविड में हुआ था, काफी अच्छी करेक्शन आई थी, ऊपर से आधे रह गए थे, लेकिन उसके बाद नए हाइज बने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे नहीं आ सकती, मार्केट नीचे आती है, नेचर है मार्केट पर नीचे आना। और मार्केट ऊपर नीचे होती है तब वो हेल्दी रहता है मार्केट के लिए। अगर मार्केट में करेक्शन नहीं है, दैट इज वेरी अनहेल्दी। मार्केट करेक्शन होना हेल्दी साइन होता है। वीकर, इसका मतलब वीकर जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट से निकल गए हैं। मार्केट करेक्शन करती है, अच्छे स्टॉक पिकिंग है, तो अगर आप उसमें आप थोड़ा सा आपके पैसे फंस भी गए हैं, अच्छा स्टॉक पिकिंग आपकी अच्छी है, कन्विक्शन अच्छी है, तो वो वापस रिबाउंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इस इंफॉर्मेशन के साथ, और आप सब बने रहिएगा अगली पॉडकास्ट के लिए भी। और कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा, क्या जानकारी आपको अच्छी लगी, और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके और भी दोस्त जो शेयर मार्केट से भागते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचे और वो भी अपनी लाइफ के अंदर और बेहतर ग्रो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, थैंक यू फॉर कमेंट। थैंक यू।